ओम शांति। मैं डॉक्टर मयूर बीके मयूर फ्रॉम हंस सरोवर ब्रह्मा कुमारीज पुणे आपको इस कहानी में वेलकम। आज की ग्रीटिंग्स। कहानी का नाम है मैं समय हूँ। अगर हालात आपके पक्ष में हो तो अहंकार को मत पालिए, और अगर हालात आपके पक्ष में ना हो तो निराशा में ना डूब जाइए। जीवन के हर दृश्य में एक समान भाव से जीवन को जीने का प्रयत्न कीजिए। ये भगवत गीता की सीख, ये प्रैक्टिकल बात हमारे जीवन में हम लाए, ऐसा संदेश देने वाली सुंदर बोधप्रद कथा। मैं समय हूँ। तुम्हारे जीवन का हर पल मेरे साथ होकर गुजरता है। मैंने राजाओं को भिखारी बनते देखा है और भिखारियों को राजा बनते हुए देखा है। मैं अपने साथ कर्म का लेखा जोखा हर एक मनुष्य का जरूर रखता हूँ। मैंने जीवन में लोगों को ऊंचाइयों पर खड़े रहकर यह कहते हुए सुना है, मेरी खुशी हमेशा ऐसे ही रहेगी। इस भाव से जीते हुए देखा है। और कुछ समय बाद मैंने उन्हीं लोगों को अंधेरे में बैठ के रोते हुए देखा है, कहते हुए देखा है कि अब मेरी जिंदगी कभी बेहतर होगी। दोनों समय मैंने उनसे एक ही बात कही है कि थोड़ा इंतजार करो, मैं समय हूँ। मैं आपकी जिंदगी का हर दृश्य बदल सकता हूँ। अगर हालात आपके पक्ष में हो तो अहंकार को मत पालिए। अगर हालात आपके पक्ष में ना हो तो निराशा में मत डूब जाइए। जीवन को हर एक स्थिति में, परिस्थिति में एक समान भाव से जीने का आनंद उठाइए। आओ मैं आपको लता मंगेशकर जी की कहानी सुनाता हूँ। मैं समय। मैंने लता मंगेशकर जी को उस समय भी देखा था जब वे केवल 13 वर्ष की थी। उन्होंने अपने पिता को उस समय खो दिया। परिवार की संपूर्ण जिम्मेवारी उनके कंधों पर आ गई। उन्होंने बड़ा संघर्ष किया। उनके शुरुआती दिनों में कठिनाइयां और अस्वीकृतियों का उनको सामना करना पड़ा। जिस आवाज को पूरी दुनिया ने सराहा, स्तुति बरसाई, उसी आवाज को शुरुआत के 7-8 साल कई लोगों ने स्वीकार ही नहीं किया। म्यूजिक जगत में 1949 के अंदर उनके आवाज को स्वीकारा गया। तब तक कई लोगों ने उनके आवाज पर, उनके गीत संगीत पर शक उठाई, काबिलियत पर शक किया। लेकिन मैं समय हूँ। मैं परिस्थितियां बदलता हूँ। धीरे धीरे वही आवाज लोगों के दिल में बसने लगी। फिर आया वह दौर जब लता मंगेशकर जी सफलता की ऐसी ऊंचाइयों तक पहुंची जहां तक पहुंचना हर कलाकार का एक सपना होता है। उसी आवाज के बल पर उन्हें भारत रत्न सम्मान मिला, जिस आवाज को शुरुआत के 7 साल कई दिग्गजों ने स्वीकार नहीं किया। जिस दुनिया ने उन्हें सभी संघर्ष करते हुए देखा, वही दुनिया अब उनकी आवाज की प्रशंसा कर रही थी। लेकिन जिंदगी में केवल ऊंचाइयां ही नहीं आती, विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। एक समय गंभीर बीमारी ने उन्हें बहुत कठिन परिस्थिति में डाल दिया। कहा जाता है किसी ने 1962 में उन्हें जहर देने की कोशिश की, जिससे वे अत्यधिक बीमार हो गई। उनको लंबे समय तक आराम करना पड़ा। फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। समय आगे बढ़ता गया। सोच के देखे, अगर जहर देने वाली ये बात सच है, सत्य है, तो तन की पीड़ा तो हुई होगी, लेकिन मन को भी कितनी पीड़ा हुई होगी, कितना मुश्किल हुआ होगा आत्मविश्वास के साथ फिर से खड़ा हो जाना।
यही तो जीवन है। संगीत की दुनिया भी बदलती गई, नई पीढ़ी आई, नई आवाजें आई, लेकिन उन्होंने बदलते समय के साथ खुद को भी ढाला, नए नए तंत्रज्ञान, नई नई टेक्नोलॉजीज को भी अपनाया और अपनी पहचान बनाई रखी। उनके जिंदगी से हम एक बहुत बड़ी बात सीखते हैं। जिस समय में आप संघर्ष कर रहे हैं, वो एक समय का टुकड़ा है। वो समय पूरी आपकी जिंदगी नहीं है। अगर आप आज नीचे हैं, तो इसका यह अर्थ नहीं है कि आप हमेशा ही नीचे रहेंगे। और अगर आप आज सफलता की ऊंचाई पर है, तो ये मत समझिए कि जिंदगी हमेशा ऐसे ही रहेगी। विपरीत परिस्थितियां आती रहेगी और हमें एक समान भाव से रहने की कला जीवन में सीखनी होगी। मैं समय हूँ। मैंने एक महान वैज्ञानिक स्क्रोडिंजर को वैज्ञानिक की दुनिया में संघर्ष करते हुए देखा है। फिर उसे दुनिया के सर्वोच्च वैज्ञानिक सम्मान नोबेल अवार्ड तक पहुंचते हुए देखा है। नोबेल अवार्ड पहुंचने के बाद भी कुछ राजनीतिक परिस्थितियां उस देश के अंदर ऐसी पैदा हुई जो उस वैज्ञानिक को अपना देश पद छोड़ना पड़ा। परंतु मैं समय हूं। मैंने यह भी देखा है, नई जगह जाकर फिर अपना जीवन और विज्ञान उन्होंने बनाया। परिस्थितियां बदल सकती है, लेकिन मनुष्य के आगे बढ़ते रहने की क्षमता बनी रह सकती है, अगर मनुष्य सकारात्मक भाव से जीना सीख जाए। तो हमने वैज्ञानिक जगत की भी बात देखी और इतने सर्वोच्च पद पर पहुंचे हुए महान वैज्ञानिक स्क्रोडिंजर की भी बात देखी। मैं समय हूं। मैंने गुलशन कुमार जी को भी देखा है, जो एक समय भारत देश के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता, इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति थे। एक साधारण शुरुआत से निकलकर उन्होंने अपने सपनों को एक बड़ी पहचान दी। दिल्ली के दरियागंज इलाके में उनके पिताजी मात्र फल और जूस बेचा करते थे। उन्होंने 1983 में टी सीरीज नामक कंपनी की छोटी सी शुरुआत थी। वो जमाना था 1983 का। उस समय टेप रिकॉर्ड चलती थी और टी सीरीज टेप रिकॉर्ड की कैसेट्स को बनाती थी। शुरुआत में वे संगीत और खासकर भक्ति संगीत के माध्यमों से लोगों तक पहुंचते गए। हनुमान चालीसा और दूसरे भक्तों के गीतों की रिकॉर्डिंग ने टी सीरीज को घर घर तक पहुंचाने में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। धीरे धीरे जिस गुलशन कुमार जी ने इतने छोटे स्तर से शुरुआत की, वह भारतीय संगीत उद्योग जगत के सबसे बड़े नामों में शामिल हो गए। सफलता बढ़ती गई, पहचान बढ़ती गई, धन प्रतिष्ठा बढ़ती गई। गुलशन कुमार भारत के सबसे अधिक व्यक्तिगत आयकर देने वाले, इनकम टैक्स देने वाले लोगों में सबसे ऊपर पहुंच गए। कहा जाता है, एक ऑस्ट्रेलियाई रिपोर्ट में यह बात है कि 92-93 के आसपास वे देश के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकर दाता, इनकम टैक्स भरने वाले व्यक्ति थे। कहाँ एक साधारण शुरुआत जहां पिता फल और जूस बेचते थे, और कहां तक जिंदगी का ये मुकाम। लेकिन रुको, मैं समय हूं। मेरी चाल सदा एक जैसी नहीं रहती। जिस समय जीवन सफलता की ऊंचाइयों पर था, उस समय परिस्थितियां अचानक बदल गई। 12 अगस्त 1997 मुंबई के जुहू इलाके में एक मंदिर के सामने बाहर गुलशन कुमार जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। एक ऐसा व्यक्ति जो कभी अपने सपनों पर
पूरा करने के लिए संघर्ष करता था, वह सफलता की चरम पर पहुंचा और कुछ एक सालों में इस दुनिया से चला गया। उनकी कहानी यहाँ ही नहीं खत्म होती। उनका बनाया टी सीरीज कंपनी आज भी आगे बढ़ता जा रहा है। उनके आवाज में रिकॉर्ड किए गए भक्ति गीत आज भी बजते हैं। कहा जाता है कि उससे जो रॉयल्टी मिलती है उसको भी वो किसी समाज कार्य का हिस्सा बनाते हैं। हनुमान चालीसा ये यूट्यूब पर बहुत ही प्रसिद्ध, आज भी करोड़ों लोगों का एक सुपसंद का वीडियो है जो उनकी आवाज में बना हुआ है। मैं समय हूं, यह तो मेरी प्रकृति है। मैं किसी के भी जीवन में अचानक बदलाव ला सकता हूं, लेकिन जीवन में सफलता मिले तो विनम्र रहे और जब संघर्ष आए तो निराश न हो जाए। यह भी समझ ले कि समय चक्र में अभी जो समय चल रहा है वो कलयुग का समय है। ये समय, ये दुनिया इम्परफेक्ट है, तो हम भी परफेक्ट अपेक्षाएं इस दुनिया से ना रखें। हम परफेक्शन अपने कर्मों में जरूर रखें, लेकिन ये न समझे कि ये दुनिया परफेक्ट है। ये दुनिया ही इम्परफेक्ट है, तो कहाँ न कहाँ हमें दुख जरूर मिलेगा। इस स्मृति से जीवन जिए, इस मनोधारणा से जीवन जिए, तो हमारी सहनशीलता बनी रहे। आज मैं समय तुम्हें एक और इंसान की कहानी सुनाता हूं जिसने मेरे उतराव चढ़ाव को समझा था। उसका व्यक्ति का नाम था अब्दुल कलाम। एक छोटे से घर से शुरू हुई कहानी। साल था 1931, 1931। तमिलनाडु के रामेश्वरम में एक साधारण परिवार में एक बच्चे का जन्म हुआ। उसके पिता बहुत अमीर नहीं थे, परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी। वह बच्चा बचपन में अखबार बेचता था। लोग शायद उसे देखकर यही सोचते होंगे कि ये बच्चा आखिर कितने तक जाएगा, ये तो अखबार बेचने वाला मामूली सा इंसान है। लेकिन मैं समय हूं, मुझे मालूम था इस छोटे के बच्चे के सपने उसके छोटे घर से बहुत बड़े हैं। घर छोटा है लेकिन इसके सपने बहुत बड़े हैं। बचपन बीता, पढ़ाई पूरी हुई। अब्दुल कलाम युवक का एक सपना था वायुसेना का पायलट बना। उन्होंने कोशिश की, लेकिन चयन में केवल 8 ही उम्मीदवार थे। वो 90वें स्थान पर रहे। एक स्थान के लिए उनका यह सपना टूट गया। शायद उन्हें भी जरूर लगा होगा मैं तो असफल हो गया, परंतु ऐसा नहीं था। मैं उस समय वहीं खड़ा था, देख मुस्कुरा रहा था। मुझे पता था एक दरवाजा बंद हुआ है, लेकिन पूरी जिंदगी तो बंद नहीं हुई है। कलाम जी वैज्ञानिक बने। उन्होंने भारत के अंतरिक्ष में कार्यक्रम के अंदर अपना योगदान देना शुरू किया। फिर आया वर्ष 1979। भारत अपने पहले प्रायोगिक उपग्रह के प्रक्षेपण यान SLV-3 को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा था और कलाम जी इस मिशन के प्रमुख लोगों में थे। दुर्भाग्यवश रॉकेट उड़ा, लेकिन मिशन सफल नहीं हुआ। रॉकेट लॉन्च फेल हो गया। बहुत मेहनत और बहुत वर्षों की तैयारी और परिणाम असफलता। उस समय समाज में इस रॉकेट साइंस को लेके इतनी जागृति नहीं थी। यहां तक कि कुछ प्रमुख अखबारों ने इस पूरी घटना का एक बचपने जैसा मजाक उड़ाया। खाद्य तेल बनाने वाली एक कंपनी जो डालडा बनाती हो, जो घी बनाती हो, जो नारियल का तेल बनाती हो, उन्होंने एक विज्ञापन में लिखा,
अगर उनके बनाए मूंगफली तेल का, उनके बनाए नारियल के तेल का रॉकेट में इस्तेमाल किया होता तो रॉकेट लॉन्च सफल हो जाता। यहां तक थी लोगों की समझ जब प्रमुख अखबार में इस तरह का विज्ञापन छापा गया। कारण भी वैसा ही था। उस समय की जनता, उस समय के राजनेताएं रॉकेट टेक्नोलॉजी आदि को फैंसी फैशन समझते थे, क्योंकि ये था वर्ष 1979, 1979। भारत देश के सामने खेती, जल की समस्या, सड़कों की समस्या, यह बहुत बड़ी समस्याएं थी। उस समय ये अंदाज किसी को भी नहीं था कि भविष्य में कई किलोमीटर से शस्त्र चलाकर भारत के दुश्मन भारत का विध्वंस कर सकते हैं। इंटरनेट टेक्नोलॉजी का तो उस समय कोई नाम अता पता भी नहीं था। लेकिन ये अब्दुल कलाम जी की कहानी यहाँ ही खत्म नहीं हुई। अगले वर्ष 1980 में वही रॉकेट लॉन्च सफल हुआ और उसने रोहिणी उपग्रह को कक्षा में स्थापित किया। याद रखना इस कहानी से, असफलता कभी कभी मंजिल का अंत नहीं होती, वह मंजिल तक पहुंचने की तैयारी होती है। अब समय करवट ले रहा था। कलाम जी, अब्दुल कलाम जी की पहचान बढ़ने लगी। उन्हें भारत के मिसाइल प्रोग्राम में महत्वपूर्ण भूमिकाएं मिलने लगी। देश उन्हें प्यार से कहने लगा, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। जिस व्यक्ति का एक सपना टूट चुका था, जिस व्यक्ति ने वैज्ञानिक जीवन में असफलता देखी, अब वही व्यक्ति भारत की वैज्ञानिक शक्ति के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा था। उन्होंने 1998 में पोखरण में परमाणु परीक्षण भी किए। यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा और वो प्रमुख वैज्ञानिक रूप से राष्ट्रीय स्तर पर, वैश्विक स्तर पर प्रसिद्ध हुए। लेकिन मैं समय हूं, मेरे पास उनके लिए और एक आश्चर्य था। साल था 2002 और अब्दुल कलाम जी को मैंने भारत का राष्ट्रपति बना डाला। सोचो, एक साधारण परिवार का बच्चा जो कभी अखबार बेचता था, वो भारत के राष्ट्रपति के सर्वोच्च सम्मान पर विराजित हुआ। सर्वोच्च सम्मान पर विराजित होने के बाद भी उनके अंदर बहुत बहुत विनम्रता थी। उसका सपना था मात्र एक पायलट बनना, वो पूरा नहीं हुआ, लेकिन वो व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति पद तक पहुंच गया। यह है समय की कहानी। मैं कैसे करवट लेता हूँ, कैसे बदलता हूँ। और मैं समय तुम्हें और एक कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है अर्जुन की, जो तुम्हें अपनी अपनी सी लगे। अर्जुन महाभारत वाला नहीं, एक आजकल का अर्जुन। एक समय था जब ये अर्जुन बहुत सफल था, अच्छा नौकरी वाला था, उसके पास पैसा था, सम्मान था, परिवार में खुशियां थी। लोग उसे देखकर कहते थे, अर्जुन बहुत भाग्यशाली है, इसकी जिंदगी में तो सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता है। धीरे धीरे अर्जुन भी यही मानने लगा। उसे लगा उसकी सफलता हमेशा ऐसी ही बनी रहेगी। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। नौकरी में समस्या उत्पन्न हो गई। उसकी की हुई धन की बचत धीरे धीरे खत्म होने लग गई। जो दोस्त उसे रोज फोन पे बात करते थे, उन्होंने फोन करना बंद कर दिया। जो लोग कभी उसकी तारीफ करते थे, उससे दूरी बनाने लगे। एक शाम अर्जुन अकेला एक पार्क में बैठा था, बेंच के ऊपर। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, मेरे साथ ही ये ऐसा क्यों? और मैं समय उसके पास ही बैठा था। वो मुझे देख नहीं सकता था, लेकिन मैंने उसके मन से कहा, क्यों नहीं? हो सकता है, किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। अर्जुन ने चारों ओर देखा, वहां कोई नहीं था।
मैंने फिर से कहा, अपने बचपन को याद करो अर्जुन। एक समय था अर्जुन, जब तुम्हें कोई खिलौना नहीं मिलता तो तुम रो पड़ते। आज वह दुख तुम्हें शायद याद भी नहीं है। एक समय तुम्हें लगता परीक्षा का परिणाम तुम्हारा पूरा भविष्य तय करेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। एक समय तुम्हें लगता था किसी प्रिय व्यक्ति, किसी महत्वपूर्ण चीज को खो देना ही दुनिया का अंत था, लेकिन वास्तव में वो अंत नहीं था, क्योंकि मैं समय आगे बढ़ता रहा। अर्जुन धीरे धीरे सिर उठाकर मेरे तरफ देखने लगा। मैंने कहा, मैं समय हूं, मैं एक जगह नहीं रुकता। मेरे साथ संपूर्ण कर्मों का लेखा जोखा है। तुम्हारी खुशी हमेशा नहीं रहती, तुम्हारा दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। आज तुम ऊपर हो तो कल तुम नीचे आ सकते हो, और फिर किसी दिन दोबारा ऊपर उठ सकते हो। इसलिए जब तुम जीवन की ऊंचाइयों पर हो तो घमंड मत करना, और जब जीवन में कठिनाइयों का दौर हो, मुश्किलातों का दौर हो, तो उम्मीद मत छोड़ना, क्योंकि दोनों स्थायी नहीं है। समय बीतता गया। अर्जुन ने फिर से मेहनत शुरू की। धीरे धीरे उसकी जिंदगी बदलने लग गई। उसे नए अवसर प्राप्त होने लगे और वह फिर से उभर आया। इस बार उसके चेहरे पर मुस्कान थी। तब एक दिन जब वो शांति से बैठा था, वो अपनी जिंदगी को याद कर रहा था। आखिरकार उसे समझ में आया कि मैं समय उसे क्या समझाना चाहता था। मैं समय सबको समझाता हूँ, जिंदगी एक सीधी सड़क नहीं है, यह समुद्र के लहरों की तरह है। कभी ऊपर उठती है, कभी नीचे चली जाती है। कभी रास्ता बहुत आसान तो कभी रास्ते में कांटे होते हैं। कभी तुम्हें तालियां मिलती हैं, कभी आलोचनाएं मिलती हैं। कभी तुम्हारे चारों ओर बहुत लोग होते हैं, और कभी तुम्हें अकेले में ही चलना पड़ता है। लेकिन मैं समय चलता रहता हूँ, और मैं चलता रहता हूँ तो तुम्हारी परिस्थितियां बदलती रहती हैं। यह विश्व एक नाटक है, इसको मैं चलाता रहता हूँ, और ये नाटक धीरे धीरे आगे बढ़ता है, और तुम अपने कर्मों के अनुसार आज के कर्म और पुराने कर्म, इसके आधार से इस नाटक के अंदर अपना किरदार निभाते हो। इसलिए अगर आज तुम सफल हो तो उसका आनंद लो, उसके आभारी रहो, लेकिन उसके घमंड में, अहंकार में न जियो। अगर आज तुम संघर्ष में हो तो हार मत मानो। यह मत सोचो कि पूरी जिंदगी तुम्हारी ऐसी ही रहेगी। तुम केवल इस विश्व नाटक का एक अध्याय देख रहे हो, मैं अभी पूरी कहानी लिख रहा हूं। याद रखो, सूरज उगता है फिर डूबता है, समुद्र की लहरें आती है फिर वापस चली जाती हैं, ऋतुएं बदलती हैं, ठीक इसी तरह जीवन भी बदलता है। जीवन में उतराव चढ़ाव इस बात का संकेत नहीं कि तुम्हारी जिंदगी टूट गई, बल्कि एक संकेत है तुम्हारी जिंदगी आगे बढ़ रही है। मैं समय हूं, मैंने तुमसे बहुत कुछ छीना है, लेकिन ध्यान से देखो, मैंने तुम्हें बहुत कुछ दिया भी है। मैं तुम्हें दर्द के रास्ते से लेकर गया हूं, लेकिन मैंने तुम्हें खुशी के रास्ते से भी गुजारा है। मैंने तुम्हें गिरते हुए देखा और फिर तुम्हें दोबारा खड़े होने का अवसर भी दिया है। इसलिए जीवन जब कठिन हो जाए तो ये मत पूछो कि मेरे से ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बजाय खुद से कहो, यह समय भी बदल जाएगा, यह भी बीत जाएगा।
और जिंदगी जब बहुत खूबसूरत हो तो इसके मोह में नहीं फंसो कि यह हमेशा ऐसा ही रहेगा, बल्कि कहो मैं इसको पल को पूरी तरह जी लूं, लेकिन अहंकार से, मोह से, निर्लिप्त भाव से। मैं समय हूं, मैं कभी रुकता नहीं हूं, तुम्हें भी रुकना नहीं चाहिए। याद रखो, तुम्हारा बुरा समय तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है, तुम्हारा अच्छा समय भी तुम्हारी पूरी जिंदगी नहीं है। दोनों केवल तुम्हारी जीवन यात्रा के कुछ पल हैं। इसलिए चलते रहो, सीखते रहो, विश्वास बनाए रखो, क्योंकि जिस क्षण तुम्हें लगता है सब कुछ खत्म हो गया, हो सकता है उसी क्षण मैं तुम्हारी जिंदगी का अगला अध्याय लिखना शुरू कर रहा हूं। मैं समय हूं और हमेशा मैं आगे बढ़ता रहता हूं। ओम शांति। दोस्तों, आज की ये कहानी खत्म हो गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अनुसार हम ये मानते हैं कि हम चेतन आत्माएं इस शरीर को चलाती हैं और हम चेतन आत्माएं इस विशाल विश्व नाटक में अलग अलग भूमिकाएं निभा रही हैं। कोई भी भूमिका दूसरी भूमिका से बेहतर या कमजोर नहीं है। हर भूमिका अपनी है, हर भूमिका महत्वपूर्ण है। यह नाटक बिल्कुल सही ढंग से लिखा गया है। यह कहानी इस विश्व नाटक में स्थिर भाव से, शांत भाव से जीवन जीने का संदेश देने का प्रयत्न करती है। कलाकार वे अद्भुत होते हैं जो अपना मानसिक संतुलन खोए बिना मुश्किल चुनौती पूर्ण भूमिकाएं इस विश्व नाटक में निभाते हैं। आप इस YouTube चैनल पर दिए गए मेडिटेशन एक्सरसाइज को भी आजमा सकते हैं। ये मेडिटेशन एक्सरसाइज आपको प्रोफेशन में या करियर में उतराव चढ़ाव का सामना करने में, शांत रहने में बहुत मदद करेगा। राजयोग ध्यान के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए आप अपने निकटतम ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र से संपर्क कर सकते हैं, निशुल्क मार्गदर्शन ले सकते हैं। और उन सेवा केंद्रों में ध्यान के लिए, मेडिटेशन के लिए खास कक्ष होते हैं जहां पर आप सकारात्मक ऊर्जा, पॉजिटिव वाइब्रेशंस का अनुभव कर सकते हैं। आपको ऑनलाइन में केवल समझ या ज्ञान मिलेगी, लेकिन वाइब्रेशंस आपको ऐसे साधना स्थलों पर ही मिलेगी। आशा करता हूं आपका आज का दिन बहुत सुंदर रहे। धन्यवाद।